प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग होती है, उसको ये सिखाया जाता है जो टीएटी में जो प्रथम कैरेक्टर वो नाम जो लिखता है वो हीरो है। ऐसा हो सकता है लिखने वाले के मन में कोई और बात हो। अब हर लिखने वाले से एसेसर इंटरैक्ट नहीं करता है, वो अपने सिखाए हुए तरीके से ही अपना आकलन करता है। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एफकेट और सीडीएस के एसएसबीज आने वाले हैं और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। पिछला वीडियो जो कर्नल साहब के साथ मेरा था उसमें हम लोगों ने पीपीडीटी के बारे में बात की थी और कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स भी आए कि सर आपका जो पीपीडीटी के ऊपर जो वीडियो था उस वीडियो से हमको बहुत हेल्प मिल रहा है और अब हमारे कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो उसके लिए मैं कर्नल साहब का थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों की तरफ से। कर्नल साहब आपके वीडियो से बच्चों को बहुत मदद मिल रही है। दूसरे वीडियो में हम लेकर आए हैं टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। जी हाँ, बात दोनों में स्टोरी लिखने की ही होती है, पर जो टीएटी का स्टोरी है वो पीपीडीटी की स्टोरी से किस तरह से डिफरेंट होता है, इस सवाल के जवाब के लिए कर्नल साहब आपके साथ में। कर्नल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और इस सवाल से ही बच्चों हम शुरुआत करेंगे आपके जो सवाल है इनसे कि सर पीपीडीटी की स्टोरी जो है वो टीएटी की स्टोरी से किस तरह से अलग होती है। चूँकि जो चित्र हैं वो बहुत ही अनक्लियर होते हैं, उसमें ज़्यादा इमेजिन करना पड़ता है और उसमें आपके व्यक्तित्व के गुण से ज़्यादा आपके लॉजिक का टेस्ट ज़्यादा है एंड योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, अंत में अपनी बात मनवाने का, क्योंकि उसमें डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में आप अपनी बात को कितनी मनाने की क्षमता रखते हैं, इस बात का उसमें ज़्यादा प्रभाव होता है। जबकि टीएटी में थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जिसका आधार ही है, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर टीएटी बना हुआ है, वो है वी डू नॉट परसीव द थिंग्स एज दे आर बट एज वी थिंक दे शुड बी। हम किसी भी चीज़ को दुनिया में उस तरह से नहीं देखते हैं जैसा वो है, बल्कि जो ऐसे देखते हैं जैसा हमको लगता है उनको होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक कॉलेज में के गेट में अगर कुछ छात्र खड़े हैं और वहाँ पर पोर्च में कोई सुंदर सी लड़की आकर खड़ी होती है, थोड़ी देर में उसको कोई मोटरसाइकिल में आकर बैठा के ले जाता है, तो उसके मन में पहले बात यही विचार आता है कि कोई इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई कहानी है, जबकि संभावना है कि वो दोनों भाई बहन हो सकते हैं, देवर भाभी हो सकते हैं और अच्छे दोस्त हो सकते हैं। उस लड़की ने उसको कॉल करके बुलाया हो, घर में कोई इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल ले जाना है, ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन हम अपने उम्र के हिसाब से, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार जो अपनी डिज़ायर होती है उस हिसाब से कहानी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी लिखने के टीएटी में जो है, उसमें कहानी लिखने में आपके जो गुण हैं जो उजागर होते हैं, जो पीपीडीटी में नहीं होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसमें फैक्टर 3 का एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स ही फाइनली निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर आपको सारे गुण, किस तरह से आपने समस्या का जन्म दिया और उस समस्या का समाधान के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वो स्किल जो है वो ज़्यादा। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो उसका नंबर नोट करना और पुलिस को फ़ोन कर देना ये काफ़ी नहीं है। आप क्या करते हो, उस बीमार आदमी को या उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाने के लिए आपके अंदर क्या स्किल है, आपका क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह से दूसरों की मदद लिखते हो, ये सब मिला के, क्योंकि मानव स्वभाव है कहानी के रूप में लिखने का, इसलिए उसका नाम टीएटी में कहानी दिया गया है, जबकि वो आपके एक्शंस के ऊपर आधारित है। जी हाँ, तो बात जो है वो आपके एक्शन पर डिपेंड करती है और दुनिया को अपने चश्मे से नहीं देखना है, आपको लिखना वो है जैसे आप हो। कर्नल साहब ने बात को बिल्कुल क्लियरली और स्पष्ट कह दिया है कि जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हो वैसा ना लिखो, जैसे आप खुद हो वैसा लिखो, ताकि उसके अंदर ओरिजिनलिटी और नेचुरलिटी रहेगी। कर्नल साहब, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि लड़के घूम के एंट्री करते हैं। इस सवाल इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कर्नल साहब? घूम के एंट्री करने का क्या मतलब है? देखिए, जब एसेसर्स की ट्रेनिंग होती है, उसको ये सिखाया जाता है जो टीएटी में जो प्रथम कैरेक्टर वो नाम जो लिखता है वो हीरो है। ऐसा हो सकता है लिखने वाले के मन में कोई और बात हो। अब हर लिखने वाले से एसेसर इंटरैक्ट नहीं करता है, वो अपने सिखाए हुए तरीके से ही अपना
आकलन करता है। और उसमें जब कोई आदमी पहले लिख कर कि एक लड़का बहुत होशियार, गांव का रहने वाला, बहुत गरीब वगैरह वगैरह 2 लाइन लिखने के बाद लिखता है उसका नाम राम है, ऐसा न करके सीधे राम जो एक गांव का रहने वाला मेधावी छात्र है, गरीब परिवार का है, अब उसके सामने जो भी समस्या है उसको देकर और सीधे उस समस्या के समाधान में वो कहानी लिखना चाहिए, न कि राम के चरित्र का व्याख्यान रामायण नहीं लिखना है। कर्नल साहब, एक आपने इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया, बच्चों को समझ में आ भी गया है। इसी सवाल से रिलेटेड दूसरा सवाल कर्नल साहब कि कई बार बच्चे शुरुआत तो सही कर देते हैं, नाम तो वो जो देना है शुरुआत में अपने हिसाब से वो दे देते हैं, पर वो नाम के साथ साथ उस कैरेक्टर को एक पोस्ट भी दे देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति लिख रहा है 12 के 12 स्टोरी में कैरेक्टर को गरीब भी बता देता है। तो क्या ये पोस्ट देना और गरीब बताना जरूरी है कि इनसे बचना है, और अगर बचना है तो किस तरह से बचना है? नहीं, गरीब और मेधावी होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मध्यवर्गीय परिवार से जो बच्चे आज के निकल के आ रहे हैं वो अधिकतर ऐसे ही बच्चे हैं जो ऐसे ही बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन उस बात का अगले 10 लाइन तक बखान करते रहना कि वो कितना गरीब है, उस गरीबी से उसको कितनी तकलीफ़ हुई, माँ को भीख मांगना पड़ा, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करना पड़ा, ये सब का कोई महत्व नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो कहानी में एक पात्र को इंट्रोड्यूस कर उसको नाम दे, और जो भी वो कहानी कहना चाहता था, जो वो लिखना चाहता, जो समस्या लिखना चाहता था, वो समस्या उसको देकर और उसका समाधान उससे करवाएं। नंबर करने के मिलेंगे सिर्फ उसकी बखान करने से। अगर वो बहुत मेधावी है, ये लिख दिया है, उसके बाद उसका हर क्लास का रिजल्ट कार्ड उसको नहीं देना है, वो कैसा काम कर रहा है, वो किस तरह से मेधा अपना का परिचय दे रहा है, ये जरूरी है। अगर साहसी है तो किस तरह साहस का परिचय दे रहा है, ये जरूरी है। कुछ करने का नंबर मिलेगा, सिर्फ लिखने का कि वो बहुत होशियार है, बहुत योग्य है का कोई नंबर नहीं है। आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नंबर करने का मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें तो उसके लिए सप्लीमेंट्री है। कर्नल साहब, आपसे एक और सवाल मैं पूछता हूँ, और ये सवाल कई सारे बच्चों के लिए बड़ा कष्ट देता है। जैसे ही नेगेटिव कोई इमेज दिखाई जाती है, नेगेटिव बच्चे इमेज देखते हैं, मान लीजिए बलात्कार से संबंधित कोई इमेज वो देख रहे हैं, तो कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि इमेज देखने के बाद जो स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो इमेज देखते से ही या वो जो चित्र देखते से ही वो थाने की तरफ भागते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, या फिर ऐसा क्या करें जिससे तुमको थाने की तरफ भागना ही ना पड़े? कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, आज की तारीख में जो व्यक्ति के विचार बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बहुत भूमिका है। और आज की तारीख में आप देखें कि कोई चैनल खोलें या कोई अखबार उठाएं, उसमें कोई एक्सीडेंट, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई बलात्कार, कोई कत्ल, कोई एक्सीडेंट, इन्हीं की कहानी, क्योंकि रिपोर्टिंग इन्हीं चीज़ों की होती है। जो समाचार दे रहा है वो दे कि किसी ने शहर में सब शांति रही और सब लोग सोए, जगे, नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया, टीवी देखे, सो गए, तो ऐसे समाचार पत्र कोई पढ़ेंगे नहीं, ना ऐसा कोई चैनल देखेगा। तो उनके लिए सेंसेशनल न्यूज बनाना आवश्यक है और उसका हमारे दिमाग में बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में ये घटनाएं निरंतर हो रही है, क्या हम उसके साक्षी हैं, क्या हमने चोरी, डकैती, बलात्कार इन सब के सहभागी रहे हैं? तो ये बातें मन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई पिक्चर है जिसमें कहीं किसी के हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में चक्कू है, ऐसा भी दिखाई देता है, तो उसका भी हम जतन से उपाय कर सकते हैं। बजाय किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ड्रामे का रिहर्सल हो रहा है, या कोई किसी को कुछ सिखा रहा, अस्त्र संचालन सिखा रहा है, इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। या अगर हाथ में बंदूक है तो लोगों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी बातें संभव है। क्योंकि ये ट्रेनिंग आप, ये टीएटी में जो आप लिखते हैं वो आपके विचार हैं, न कि कोई कहानी है, उसमें आप इन्वॉल्व हैं। और जैसे ही आप चोरी, डकैती, बलात्कार की कहानी लिख देते हैं तो वो फिर सिनेमा की, टीवी की, सीरियल की कहानी या
उससे प्रभावित कहानी कुछ निकल के आती है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसलिए इससे बच के रहना चाहिए, और इसका भी उपाय यही है कि आप अधिक से अधिक कहानी लिखिए और खुद उसका आकलन कीजिए। स्वयं भी किसी भी फोटो को देखकर जब आप दिए हुए समय में, निश्चित समय में ही कहानी लिखिए और देखिए कि आपके दिमाग से क्या निकल के आया, तो आप इन बातों को से बचने का स्वयं रास्ता अपने अंदर से ही ढूंढ सकेंगे। कर्नल साहब ने बहुत अच्छे से हमको जानकारी दी कि किस तरह से व्यक्ति स्वयं गलती करता है और व्यक्ति इन गलतियों से कैसे बच सकता है, उसका उपाय भी इसी सवाल के जवाब में कर्नल साहब ने दे दिया है। कर्नल साहब, कई सारे बच्चे जब स्टोरी लिख रहे होते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन, बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन, और वही गलती बार बार करते हैं कि पीपीडीटी का वो एज, मूड, सेक्स, कैरेक्टर ये सब डाल देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और जो लोग सिखा रहे हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है पीपीडीटी और टीएटी को मिक्स न करें, दोनों के अलग अलग कालखंड में करें, समय अलग अलग करें, दोनों के इंस्ट्रक्शन अलग अलग दें, जिससे बच्चे के मन में ऐसा ना हो, क्योंकि ये गलती इसलिए हो रही है, बच्चे दोनों का कैंडिडेट जो है वो दोनों ही को स्टोरी राइटिंग समझता है, दोनों ही स्टोरी राइटिंग नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीज़ों को देखने का, एक में आपका विचार और उन विचारों को दूसरे तक को मनवाने की कितनी क्षमता है उसका टेस्ट है, दूसरे में आपके विचारों के रिचने कि आपका जो हीरो है वो किसी समस्या का कैसे समाधान करता है, जबकि टीएटी में कोई पीपीडीटी में कोई समस्या हो ये आवश्यक नहीं है, आप सीधे सीधे कहानी में घुस सकते हैं और अगर कोई समस्या है भी तो उसका हल कर सकते हैं, लेकिन हल के ऊपर से ज़्यादा उसमें ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग लोग कहानी लिख रहे हैं और उनको आगे चल के सबको उस कहानी के ऊपर डिबेट करना है, ग्रुप डिस्कशन होना है, इसलिए उसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी बातें लिखी जाए जो आसानी से दूसरों को समझाया जा सके या दूसरों के विचार उसमें समाहित किया जा सके। टीएटी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जो आपने लिखा वो फाइनल है, तो उनको रिवार्ड न दिलाए, अवार्ड नहीं दिलाए, ज़्यादा जो या कंप्लीट फोकस जो है, जो समस्या आपने बनाया है उसके हल के लिए वो जो भी प्रयत्न करता है वो ज़्यादा जरूरी है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जो कर्नल साहब ने कहा है, पीपीडीटी और टीएटी की प्रैक्टिस आप अलग सेशन में करें, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके चलें। अगर आपको कोई ऐसा कह सकता हूँ मैं कर्नल साहब की बात को सुनने के बाद, अगर कोई मेला दिख रहा है तो उसको कुंभ का मेला या उज्जैन का मेला ही ना दिखाते, उसको नॉर्मल मेला अगर आप रखेंगे तो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बात से सहमत हो पाएंगे। आखिरी जो सवाल है मेरा साहब से वो ये कि कर्नल साहब, 12वीं जो आपकी स्लाइड रहती है वो ब्लैंक रहती है, और वो ब्लैंक के लिए बच्चा किस तरह से तैयारी करे और उसमें क्या लिखे, ऐसा क्या लिख दे उसमें जिससे देखिए सिलेक्ट ही कर ले? युगों से पता है सबको, मैं भी जब कैंडिडेट बन के गया तब ब्लैंक था, आज भी ब्लैंक है। तो ब्लैंक के ऊपर बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, या जो संस्थाएं जो उनको सिखाती हैं वो गलती करते हैं, वो कहते हैं कि इसका एक कहानी पहले से तैयार कर लो। अब क्लास के अंदर बैठ के जब दबाव बहुत कम है उस वक्त की आपकी जो मनस्थिति, और जब आप एक्चुअली एसएसबी में जाते हैं और वहाँ पर जो टीएटी कर रहे हैं उस वक्त की मनस्थिति में बहुत अंतर होता है। साथ में हम न भूलें ये 12वीं कहानी 11वीं के बाद आती है, 1 से 11 तक आपने क्या लिखा है अगर ये उसी मनस्थिति को प्रदर्शित नहीं करता, उसी कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो समझ में आता है कि आपकी कहानी नहीं है, कहीं से आपने याद करके कहानी की। इसीलिए उस वक्त आपका जो माइंडसेट है उसमें भी एक आप इमेजिन कीजिए, एक प्लॉट इमेजिन कीजिए, प्रैक्टिस उसके घर में कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त नए सिरे से कोई कहानी घर से लिख के जाकर कोई कहानी और न लिखे, वहाँ पर जो मन में बात आए उसको कहानी के स्वरूप में लिखिए, ये उचित होगा। अगर आप घर से लिखी हुई कहानी आप करेंगे तो बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये 11 कहानी और इस 12वीं कहानी में बहुत ज़्यादा अंतर है, सोच, विचार, उसके व्यक्त करने की तरीका, लैंग्वेज, इन सब में बहुत अंतर आ जाएगा। कर्नल साहब, आखिरी में अगर कोई ऐसी बात जो मेरे से छूट गई हो या मैंने नहीं पूछी और आप जो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी समझते हैं टीएटी के लिए? देखिए, चूंकि परिवारों में एक प्रथा चल गई है कि बच्चा जब आज के तारीख में माता पिता के पास समय नहीं, कम है, जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो या अच्छा नहीं भी करते, अच्छा करवाने के प्रयास में माता पिता उनको हमेशा कोई ना कोई इनाम देते हैं। ऐसा करो तो फ्रॉक देंगे, ऐसा करो तो साइकिल देंगे, ऐसा करो तो बाइक खरीद के देंगे।
वो इतना गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम मन में घर कर जाता है कि वो कहानी में करता कुछ नहीं है और वो अंत में लिख देता है कि इस कारण बहुत ही कुछ करने या नहीं करने के सिर्फ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें गाड़ी का नंबर पुलिस में दिया, ये इसके वजह से उसको प्रेसिडेंट का पुरस्कार मिल जाता है, पुलिस मेडल मिल जाता है। मेडल के लिए काम ना करें। वो 20-22 साल का लड़का या जो NDA CDS के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयास करें, वो दायित्व समझ के सब चीज़ों को करें और किसी भी हालत में किसी रिवार्ड या अवार्ड की। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं फौजियों के बच्चे जिन्होंने 12 में से 11 कहानियों में परमवीर चक्र, महावीर चक्र या कोई ना कोई चक्र की बात की है। शायद इसी बात का वो है कि घर में वो इतना ज़्यादा उनको पैम्परिंग की गई है, हर कुछ करने के लिए उनके मन में ये आने लगा है कि बगैर किसी इनाम के कुछ काम नहीं किया जा सकता है। हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कुछ भी करेगा इसलिए कि हम मानव कुल में पैदा हुए हैं और कुछ चीज़ें करना हमारा धर्म है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे पूरी बात, पूरा TAT हमने उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो सवाल बच्चों के मन में रहते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो चीज़ें पूछना चाहते हैं, कर्नल साहब ने मैंने आप लोगों के माध्यम से पूछी और सारी बातों को बहुत स्पष्टता से जवाब दिया। आप सारी चीज़ों को करिए बच्चों, इनाम लेने के लिए ना करें, आप उसको अपना दायित्व तो समझ करके अगर करेंगे और जो कुछ आप अपने आसपास देख रहे हैं उसके ऊपर अगर काम करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होगी। कर्नल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग हमसे जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उन लोगों तक इसको जरूर पहुंचा दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।